अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को इजराइल पहुंचने वाले हैं। युद्ध जैसे माहौल में प्रधानमंत्री का नेतन्याहू प्रेम आखिर क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री ने बंगाल के मतदाताओं के नाम बांग्ला में एक खुली चिट्ठी लिखी है। साफ है कि बीजेपी समझ चुकी है कि बंगाल में जय श्री राम के नारे को भुनाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं रोहित झा। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंकाएं लगातार बनी हुई है और इजराइल लगातार तेहरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को इजराइल पहुंचने वाले हैं। 2017 के बाद प्रधानमंत्री की यह दूसरी यात्रा है, लेकिन 2017 के मुकाबले हालात अब काफ़ी बदल चुके हैं। खराब विदेश नीति और करप्शन के आरोपों की वजह से नेतन्याहू के खिलाफ आए दिन इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के विपक्षी दलों ने नेतन्याहू को महाकरप्ट नेता बताते हुए उनके नेतृत्व को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर उस वक्त होंगे जब भारत ने बीते दिनों ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो फ़ौरन ईरान छोड़ दें, क्योंकि ईरान पर किसी भी समय अमेरिकी हमला हो सकता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पाले में जाकर खड़े हो जाएंगे। युद्ध जैसे माहौल में प्रधानमंत्री का नेतन्याहू प्रेम आखिर क्या कहलाता है? साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गजा में 70,000 बेगुनाह कत्ल कर दिए गए, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। गजा के अस्पतालों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। कई इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल के इस कदम की घोर निंदा की है। यूएन ने भी इजराइल के खिलाफ बयान जारी किया था, जिस पर भारत और 85 अन्य देशों के हस्ताक्षर हैं। एक तरफ भारत यूएन की फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी इजराइल जाकर नेतन्याहू का हौसला बढ़ाने वाले। कमाल की बात है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी देशों में करोड़ों प्रवासी मजदूर काम करते हैं। तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। ऐसे में भारत की विदेश नीति तमाम अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं को कूट दिए जाने की नीति नहीं होनी चाहिए। राहत इंदौरी से मुआफी सहित एक शेर पेश किया है कि टैगोर की याद आज फिर आई है क्या, ज़रा पता करो बंगाल में चुनाव है क्या। प्रधानमंत्री ने बंगाल के मतदाताओं के नाम बांग्ला में एक खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने टीएमसी की कई मोर्चों पर आलोचना करते हुए जो भी लिखा उसमें कुछ भी नया नहीं है। मगर इस चिट्ठी के दूसरी ही पंक्ति में प्रधानमंत्री ने जो लिखा है वो बीजेपी के अगले पॉलिटिकल कैंपेन की कलई खोलकर रख देता है। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरे प्रिय पश्चिम बंगाल वासियों। ठीक उसी के नीचे लिखा है, जय माँ काली। इस पूरी चिट्ठी में कहीं भी जय श्री राम का जिक्र तक नहीं मिलता है। साफ है कि बीजेपी समझ चुकी है कि बंगाल में जय श्री राम के नारे को भुनाया नहीं जा सकता, इसलिए जय माँ काली का नारा चल पड़ा है। इसी चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने टैगोर की एक कविता का भी जिक्र किया है, जिसकी लाइन है, चित्तो जथा भय शून्यो उच्चो जथा शीर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, जहां मन भयमुक्त हो और सिर ऊंचा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि जिस देश में प्रधानमंत्री को अपने खिलाफ आलोचना और विरोध ही नहीं पसंद, उस देश में किसी भी नागरिक का मन भयमुक्त आखिर कैसे हो सकता है। दिल्ली में एआई समिट में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट लहराते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिस दौरान पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे भी लगाए गए। इसी मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया गया है। चिब को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस का आरोप है कि चिब ही इस घटना के मास्टरमाइंड है। सोचिए, विपक्ष के नेताओं के प्रदर्शन पर मास्टरमाइंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे वो किसी आतंकी सरगना के मुखिया हो। कमाल की बात है ना। प्रधानमंत्री को थोड़ा सहिष्णु होना चाहिए। क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जहां सिर्फ आपकी इबादत की जाए और विरोध में उठते हर आवाज और असहमतियों को कुचल दिया जाए?
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी पर उनकी मां ने जो भी बयान दिया है उसे आज प्रधानमंत्री को चुपचाप बैठकर सुन लेना चाहिए। मुझे कोई अफसोस नहीं है, अगर मेरे बेटे को जेल में कितने दिन अंदर रखेंगे रखें, कोई बात नहीं। भगत सिंह जी शहीद हुए थे तो तब भी ये लोग सबने उनका साथ नहीं दिया था। ये जो आजकल सत्ताधारी हैं ये उनके खिलाफ ही थे भगत सिंह के। अब भगत सिंह की फोटो लगाने से ये नहीं होता कि हम उनका सम्मान कर लें, उनके नक्शे कदम पर भी चलना है। तो मैं अपने बेटे का साथ हूँ और वो जो है सरकार जो चाहे कर ले, हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के साथ हमेशा अपने देश के लोगों की बात करेंगे, अपने युवाओं की बात करेंगे, मजलूमों की बात करेंगे। जेएनयू और उसमें पढ़ने वाले प्रगतिशील छात्र जो सवाल पूछना जानते हैं वो लोग हमेशा से सत्ता की आंखों में चुभते रहे हैं। 2016 में जेएनयू में जो कुछ भी हुआ उस पर देशव्यापी नैरेटिव बिल्ड किया गया और एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल जैसे शब्द गढ़े गए। आज उनमें से ज़्यादातर छात्र खामोश कर दिए गए हैं। उस घटना के 10 साल बाद भी आज तक स्थिति नहीं बदली है। सरकार बस एक ही यूनिवर्सिटी को अपनी सोहबत में देखना चाहती है। यूनिवर्सिटी का नाम है गलघोटिया। जेएनयू परिसर में सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक वीडियो में लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स और एबीवीपी मेंबर्स कथित तौर पर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए दिखे रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस अगर जांच कर ही रही है तो लगे हाथों ये भी बता दें कि जब 5 जनवरी 2020 की रात नकाबपोश हथियारबंद लोग कैंपस में घुसे और छात्रों तथा फैकल्टी सदस्यों पर हमला किया था, उस घटना में एबीवीपी नेता कोमल शर्मा का नाम मुख्य रूप से सामने आया। हमला करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, मगर कोमल शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक आखिर क्यों नहीं हुई है? दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है तो हमें भी बता दे भाई, हमें भी जानकारी हो जाए। और देखते रहें विट्टी चोखा। शुक्रिया।